नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक फुटवियर इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। और फुटवियर इंडस्ट्रीज में एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथेबल सिचुएशन है, कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथेबल सिचुएशन है, वो धीरे-धीरे करके चेंजिंग हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, देखिए कंपनी के सेल्स जिस तरीके से पहले हुआ करता था, उसी तरीके से सेल्स नहीं हो रहा है। धीरे-धीरे करके सेल्स बढ़ता हुआ भी देखने को मिला था। अभी इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा कम भी हुआ। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल में हुए। उसके बाद भी कंपनी के देखिए इतने दिनों तक तो प्रॉफिट मार्जिन ठीक-ठाक था। अभी कंपनी के इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो 14-15 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था पिछले सालों में और इस बार वो डायरेक्टली से 32 लैक्स हो चुके हैं। तो करोड़ों से डायरेक्टली लैक्स में आ चुके हैं, मतलब कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिला। अभी प्रेशराइज़ हुआ कहाँ पे? देखिए कंपनी का सेल्स कम हो गया और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और उसके साथ-साथ कंपनी ज़्यादा कर्ज़ा भी लिया है, तो उसके लिए कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ा और इस सारे कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अभी कंपनी ने कितना कर्ज़ा लिया? आप देख सकते हैं 0.55% के आसपास। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, एक लोन उठाया, उस लोन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है और इसी के चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। अभी ये देखना है कि कंपनी क्वार्टर 3 के रिजल्ट में किस तरीके से पब्लिश करता है। अगर बैलेंस शीट के बारे में इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो रिज़र्व देखिए लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का बोरिंग्स वो भी देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो बोरिंग्स जो बढ़ा वो किस बेसिस में बढ़ा? देखिए कंपनी बिज़नेस के ऊपर इस बार 26 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है। मतलब 26 करोड़ के आसपास कंपनी बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाया। ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में 26 करोड़ के आसपास है। अभी इस कंपनी के में एज़ ए ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? 142 करोड़ के आसपास। तो ये अलग लेवल का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला जिस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है। मगर जो देखिए एफएस के पास जो होल्डिंग था पिछले बार करीबन 11% था, उसके बाद 9% था। इस बार दिसंबर मंथ में होल्डिंग को कम कर दिया। उस होल्डिंग को जितनी होल्डिंग कम किया गया, वो किसने खरीदारी की है? आप देखेंगे तो एफडीएस ने खरीदारी की है और पब्लिक ने खरीदारी किया है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एफआईएस ने माल बेचा, उसका डायरेक्टली फ़ायदा डीएस और पब्लिक उठाया। तो कंपनीज़ का जो फिलहाल का सिचुएशन है वो किस तरीके से है? अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का म्यूचुअल फंड के बाइंग की सिचुएशन दिखा दूँ, तो कंटिन्यूअसली अक्टूबर मंथ में, नवंबर में और दिसंबर में बाय किया। तो एक अलग लेवल का बाइंग सिचुएशन देखने को मिला। तो धीरे-धीरे करके कंपनी बाइंग को अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और उसी बेसिस में आप देखेंगे तो कैंपस के जो चार्ट पैटर्न्स है, वो देखिए लगातार एक प्रेशराइज़ में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी करोड़ों का प्रॉफ़िट से डायरेक्टली लाखों में आ चुके हैं, तो कंपनी का तो करेक्शन होगा ही। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक प्रेशराइज़ देखने को मिला, जिस तरीके से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बार-बार वो नीचे आ रहा है, तो वो और भी नीचे आने का चांसेस है। हाँ, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था, मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, "सर ब्रेकआउट हो चुके हैं, अभी डिसीज़न क्या पॉज़िटिव बन सकते हैं?" तो तब भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ऊपर साइड में क्या है, एक स्ट्रांगली 200 डेज़ का ईएमए है और उसके साथ-साथ एक स्ट्रांगली क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा तभी कुछ डिसीज़न बन सकता है। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि उसको ब्रेक कर पाएँगे। धीरे-धीरे करके वो जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, वो फिर से इसी लेवल तक आने का कोशिश करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए सिचुएशन जो है वो नेगेटिव 10 में है, डाउन 10 में है। तो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि जब इस तरीके से ट्रेंड बनेगा तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा जब कंपनी का फाइनेंशियल ठीक-ठाक रहे और उसके बाद एक रिवर्सल ट्रेंड दिखे, तब कुछ डिसीज़न पॉज़िटिव लेने वाला हूँ। तो बाकी फ़िलहाल के लिए कुछ पॉज़िटिव डिसीज़न नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है, आप देख सकते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के जो सिचुएशन अभी देखने को मिला, मार्केट कैप कितना है? 4,700 करोड़ के आसपास। आरओसी, आरओई कितना है? एक अच्छा खासा और बेस्ट लेवल में देखने को मिला और कंपनी के जो इंडस्ट्रीज़ पीरी से वो कितना है? 27 के आसपास है। एनुअल इनकम कितना है? 250 के आसपास है। तो प्रोमोटर के होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले।
तो सब कुछ कंपनी का बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिले। उसके साथ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, तो सेल्स लगातार एक पॉजिटिव मूवमेंट में था। इस बार थोड़ा-सा सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ। इस बार मतलब क्वार्टर 2 में सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ। तो इसको रिकवरी कंपनी ऑब्वियसली मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में करने वाला है, क्योंकि कंपनी के अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। तो देखिए 18 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 67 करोड़, उसके बाद 72 करोड़, उसके बाद 41 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। फिर भी कंपनी का देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ में 3 साल में सेल्स ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल और 5 साल में बहुत शानदार है। करंट जो ईयर है उसमें कम हुआ, जिसके चलते है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। फिर भी कंपनी ने आपको रिटर्न देने के लिए नहीं छोड़ा। 1 साल में 22% और 3 साल में 30% के ऊपर रिटर्न दिया। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में 5 साल में 17% और 3 साल में 22% और 1 साल में 24% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट किया। तो अभी देखिए एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे प्रोमोटर है, एफएस है, डीएस है और पब्लिक है, हर किसी के व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का म्यूचुअल फंड का डेटा दिखा दूँ। देखिए जुलाई और अगस्त में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बाइंग की और सितंबर मंथ में सेल ऑफ किया गया और फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्या किया गया, बाइंग किया गया। मतलब बाइंग का परसेंटेज जो है वो पॉजिटिवली आपको देखने को मिले। अभी इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो एक लंबा सा जर्नी होने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए नीचे भी आ चुके हैं और मतलब जब मैं मतलब एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था कब रीटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे रीटेस्ट हो चुके हैं। तो इस जगह पे मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। ऑलमोस्ट मैंने एंट्री ले चुका हूँ और इस जगह से रिवर्सल करके अगर ऊपर गए, तो 540 लेवल्स तक मेरा टारगेट रहेगा। देखिए, ये जो टारगेट मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का टारगेट है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से एंट्री ले लें। क्योंकि आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। क्योंकि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरे खुद के ओपिनियन है, उसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम कराना है तो आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो इस कंपनी का जो टारगेट बनेगा वो 35% के आसपास और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो प्रीवियस स्विंग हाई है, उसी के नीचे इसका टारगेट बन रहा है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इसका टारगेट पाने का। तो ज़रूर इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके आप काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के एक बात मैं बता दूँ, इस कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, क्योंकि जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे तो सॉरी, एक बार मैं इसका कंपैरिज़न करूँ, तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो उसको कंपनी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब जो मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे एलईडी लैंप हो गया, साथ ही साथ एलईडी स्क्रीन हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाता है, तो उसका ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले। हर घर-घर में इस तरीके से प्रोडक्ट का ही अभी डिमांड है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का ग्रोथ तब से स्टार्ट हुआ जब शाओमी ने इसके साथ दिया। शाओमी ने इसके साथ बिग डील किया कि अभी जो टोटली मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से करेंगे। तो यही कारण की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आज एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बन चुके हैं। तो लगातार इसके ऊपर एक ग्रोथ देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के रिज़र्व देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है जो है कंपनी का कर्जा, जो लगातार बढ़ रहा था। अभी कंपनी इस सालों में कंपनी कर्जे को 50% नहीं 3 गुना कम कर चुके हैं। 3 गुना कम कर चुके हैं कंपनी ने। तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन कंपनी के ऊपर देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी इस बार सीडब्ल्यूआईपी मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर 410 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। 410 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है, मतलब कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो अभी कंपनी का जो आधा एसेट है, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ। तो आज तक की हाईएस्ट कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। तो सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण कंपनी धीरे-धीरे करके एक अच्छा खासा जर्नी दिखा रहा है।
तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशन भी खुद के होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। जैसे एफआईएस के पास 2% का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं। डीएस के पास छोटा मतलब 1% के आसपास होल्डिंग कम हुआ। पब्लिक के पास भी 1% होल्डिंग कम कम हुआ। बाकी प्रोमोटर और पब्लिक के पास सॉरी प्रोमोटर और एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग कंटिन्यू है। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के बारे में लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का अपडेट दिखा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक बार आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ और भी आपको आसानी होगा समझने में। आप यहाँ पे सॉरी डेटा तो अवेलेबल नहीं है। मैं आपको डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में 27 से 28% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली जर्नी करने के बाद फाइनली एक टारगेट को वो अचीव किया। फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया जो एंट्री लेवल्स था उसी लेवल से टारगेट को अचीव किया बहुत दिनों के बाद। क्यों यहाँ पे क्या बना शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो ईज़िली वो टारगेट को अचीव नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, धीरे-धीरे करके वो अपट्रेंड में गया। 127 दिन टाइम लगा दिया इस टारगेट को अचीव करने में। देखिए 127 दिन का मतलब होते हैं करीबन अराउंड 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के अंदर-अंदर कंपनी ने 45% के आसपास रिटर्न दिया। इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप इस स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स को सीखिए, सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर काम करिए, तो आपको कभी भी डर भी नहीं लगेगा कि हाँ, मैं जिस कंपनी के ऊपर टेल लिया हूँ, वो सही में अच्छे है कि गलत है। तो इस कंपनी के बारे में सॉरी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आपको अच्छा खासा बेहतर परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, वो है डिविडेंड देने का। कंपनी 22 तारीख को आपको 30% के आसपास डिविडेंड देने वाला है, जो बन के आ रहा है करीबन ₹3। देखिए आप कहेंगे सर ₹3 का डिविडेंड, इतना छोटा डिविडेंड, कंपनी का प्राइस भी देखिए, कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए, 5,300 करोड़ के आसपास है। इसीलिए कंपनी ये छोटे-मोटे डिविडेंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।